ओके। हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिस इज आनंद सिंह, आपके प्यारे चैनल जीएस विद आनंद सर पे मैं फिर से आज हाजिर हूं आपके सामने। जैसा कि मैंने वादा किया था कि अगली बार हम लोग जब आएंगे तो पीवाईक्यू सीरीज यानी जीएस की जो पीवाईक्यू सीरीज होगी उस पर हम लोग चर्चा शुरू करेंगे। तो आज पीवाईक्यू सीरीज आज से शुरू हो रही है और आज के बाद लगातार हम जब भी डेली आपको पीवाईक्यू सीरीज के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। इस सीरीज में क्या होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। सीरीज में रहेगा क्या क्या, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स के जितने भी आज तक के क्वेश्चंस पूछे गए होंगे, उन सबको हम इस सीरीज में लेकर के आएंगे। आज इसका प्रारंभ हो गया है। आज हम कुछ क्वेश्चन, इसके 10-15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसके बाद कल से हमारी कोशिश होगी कि कम से कम 30 क्वेश्चंस या जितने भी 50 क्वेश्चन जितने भी संभव हो पाएंगे, 1 घंटे या 1 घंटे से ज्यादा जितना भी क्वेश्चन हम जो है इस पे डिस्कस कर सकते हैं आपस में मिल करके, वो हम डिस्कस करेंगे। देखो है क्या, मेरा मानना क्या है कि जीएस एक बहुत लंबा एक ओशन है। एक ओशन नहीं, ये 5 ओशन को मिला करके ओशन है। आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, लेकिन जीएस में स्कोर करना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे इसको इसको क्लियर करने का तरीका ही क्या है, जो मैंने आज तक अभी तक सीखा है कि कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो आप कह लीजिए कि जो है मैथ्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, जीएस है। तो मैथ्स में क्या है कि मैथ्स आप प्रैक्टिस करोगे उस टाइप के क्वेश्चंस को, तब भी आपको कहाँ जाना पड़ता है, आपको पीवाईक्यू सीरीज पे अपना जाइए, लेकिन आप मॉक टेस्ट पे जाइए। कहीं पर भी आप जाएंगे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इंग्लिश भी, अगर किसी भी चीज की आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी तो फिर जो है आपके हाथों में ब्रह्मास्त्र आ जाता है। ज्यादा से ज्यादा नंबर आप जो है, देखिए कोई भी पेपर सेट करने वाला है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मेरी बात पे फिर से बहुत ध्यान से गौर करिएगा कि कोई भी पेपर सेट करने वाला आदमी नया मटेरियल, नया कॉन्सेप्ट लेकर के नहीं आ पाएगा। जो किताब में लिखा है, जो कॉन्सेप्ट में है, जो चीजें ज्योग्राफी में जितनी चीजें हैं उन्हीं में से क्वेश्चन पूछेगा। और ये क्वेश्चन आपका जो एसएससी का है या किसी भी वनडे एग्जाम का है, ये क्वेश्चन आज तो पूछे नहीं जा रहे हैं। आप सोचिए कि ये जो है 90 के दशक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और अगर हम इन सभी क्वेश्चंस को एक जगह पर इकट्ठा कर देते हैं और इन सारे क्वेश्चंस पे हम डिस्कस कर लेते हैं, और ये आप जानते ही हो कि हम दूसरी सीरीज जिस पर हम हर सब्जेक्ट को बहुत डिटेल में जो है लगाएंगे, वो आपके वो भी आप करते ही रहोगे। तो फायदा इससे यही होगा कि जब हम हजारों क्वेश्चंस, वो चाहे आपकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स कुछ भी हो, सब सारे के सारे क्वेश्चन निकालेंगे, तो मेरा मानना है फिर कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, है ना। और ये मान के चलिए कि जिस तरीके से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी, जैसे आप लोग क्या करते होगे, क्वेश्चंस को पढ़ते होगे और पढ़ने के बाद फिर जो राइट आंसर है, जैसे मान के चलिए यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर जो क्वेश्चन अभी आपको दिखेगा, ठीक है, मान के चलिए ये आपका क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होगा, ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्स मैप्स ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे। अब आप लोग सर्वे ऑफ इंडिया, अब आप लोग क्या करते हो बेटा, आप लोग करते हो, हाँ ठीक है, आप लोग क्या करते हो कि इसमें से कौन सा सही है, वो सही आपने देख लिया, अब आपको लगा कि यार इसमें से ये ऑप्शन सही है, सर्वे ऑफ इंडिया सही है, ठीक है। बट यहाँ पर हमारा जो डिस्कस करने का तरीका होगा वो ये होगा कि सर्वे ऑफ इंडिया, अब ये जो बाकी एक आंसर सही है उसके बाद के जो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या ये किसी काम के हैं? अगर ये किसी काम के हैं तो इन पे भी जो है हमें देखना चाहिए। जैसे मैं फॉर एग्जांपल, है ना, कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये करता क्या काम है। ये जियोलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया है, ये जितनी भी भूगर्भ, है ना, हमारे पृथ्वी के अंदर जितनी भी चीजें हैं उनके जो है सर्वेक्षण का काम करता है। उसी तरीके से आर्कियोलॉजिकल क्या है, तो आप कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे। हम एक क्वेश्चन से 4 कॉन्सेप्ट निकालेंगे, है ना, या उससे ज्यादा भी अगर कॉन्सेप्ट निकल सकते हैं, तो कोशिश होगी कि केवल आपको आंसर ना बताया जाए बल्कि डिटेल में बताई जाए चीजें, ताकि आपको जो है पढ़ते पढ़ते चीजें याद होनी भी शुरू हो जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम खराब नहीं करना है ना।
तो चलो शुरू ही कर देते हैं अभी। क्या अब ये पहला जो क्वेश्चन है, हालांकि आपको सबको इसका आंसर पता ही होगा। बताइए सभी लोग कमेंट में, आप जो है बता सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्स मैप्स ऑफ इंडिया? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो अब देखो ये चारों में से ये जो जियो, पहले समझ लो कि ये चारों हैं क्या। ये मैंने आपको क्या बताया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या काम करता है, ये खनिजों के जितने भी खनिज हैं, खनिज समझते हो ना, मिनरल्स, मिनरल्स के सर्वे का काम, सर्वेक्षण का काम कौन करता है? जियोलॉजिकल। जब आपको पता ही है, जियो मतलब पृथ्वी होता है ना, तो ये खनिजों के, जैसे आपका जो भी खनिज पाया जाता है उनके सर्वेक्षण का काम ये करता है। सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आपको पता ही है कि जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, है ना, हिस्टोरिकल जो मोनूमेंट्स हैं, ऐतिहासिक इमारतों के सर्वेक्षण का काम, है ना, मोनूमेंट्स, ऐतिहासिक इमारतों के सर्वेक्षण का काम जो करता है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है। जूलॉजिकल सर्वे, अब जूलॉजिकल, जूलॉजी आपने अगर पढ़ी है तो जूलॉजी का जूलॉजिकल आपको समझ में आ रहा होगा, यानी ये जंतुओं के अध्ययन से जंतुओं के सर्वेक्षण से संबंधित संस्था है। तो अब आपने समझ लिया कि मैप्स, आपको क्या पूछ रहा है, मैप जो इंडिया का है ना, ये कौन प्रिपेयर करता है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी। बी इज द राइट आंसर। सर्वे ऑफ इंडिया है जो आपके इंडिया के मैप्स को प्रिपेयर करने का काम करता है। ठीक है भाई, आगे चले। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज ऑल्सो नोन एज। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जितने भी ये आपको क्वेश्चन दिखाए जा रहे हैं, ये सब एसएससी के या किसी ना किसी एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं। तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इसमें पूछा ना गया हो किसी एसएससी की, जैसे एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, स्टेनो, है ना, या फिर जीडी, कांस्टेबल, यूपीएसआई, एसआई, या जो है वनडे टी, टेट, सीटेट, कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे जरूर गए होंगे, तभी इसीलिए ये जो है क्वेश्चन यहाँ पर आपको जो है पढ़ाए जा रहे हैं। अदरवाइज यहाँ पर वो क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आपको दिखाए जाएंगे जो किसी भी एग्जाम में नहीं आए हैं, वो हम करेंगे, उसको बाद में करेंगे। ठीक, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज ऑल्सो नोन एज कोकन कोस्टल प्लेन, गुजरात प्लेन, कोरोमंडल कोस्टल प्लेन, मालाबार कोस्टल प्लेन। अब देखो बेटा, ये चीज समझो कि अगर आपको इस किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना है तो उसके लिए आपको तो ये पता हो, एलिमिनेशन के द्वारा भी आप आंसर कर सकते हो। अब देखो इसको कैसे हम लोग कहते हैं, अगर हम इंडिया की बात करें, है ना, अब ये इंडिया का जो, मान लीजिए ये ईस्टर्न, ये ईस्ट कोस्ट है, ईस्टर्न पूर्वी तटीय मैदान है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये। ठीक, और ये जो है यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, ये जो है आपका ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। ठीक है, ये पश्चिमी तटीय मैदान है पूरा, यहां से लेकर के यहां तक, यानी गुजरात, यहाँ पर गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, उसके बाद महाराष्ट्र के बाद गोवा है, फिर कर्नाटका है, कर्नाटका के बाद ये केरला है। तो पूर्वी जो पश्चिमी तटीय मैदान है वो गुजरात से लेकर कहां तक फैला हुआ है? केरला तक फैला हुआ है। और पश्चिम बंगाल से लेकर के जो तमिलनाडु तक फैला हुआ तटीय मैदान है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है इस तरफ, ठीक है, और इस तरफ क्या है? अरेबियन सी है, अरब सागर है। तो अरब सागर, भारत का वो भाग जो अरब सागर से लगा हुआ है, उसके तटीय मैदान को हम लोग पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। अभी हम देखेंगे इसमें सब डिवीजन क्या क्या है। और जो बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ भारत का पूर्वी तटरेखा है, उस तटीय मैदान को हम लोग पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। ठीक है, अब समझिए कि जो है इसमें जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है उसके दृष्टिकोण से देख लेते हैं। तो ये पूछ रहा है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज ऑल्सो नोन एज। तो देखिए अब क्या है कि जो गुजरात है, ये गुजरात का तट है, ठीक है, मैंने फिर बताया ये आपका महाराष्ट्र का तट है, गोवा का भी तट है, उसके बाद ये कर्नाटका का तट है आपका, और ये आपका केरला का तट है। ठीक, तो गुजरात का जो तट है इसको गुजरात का तटीय मैदान कहते हैं। ठीक है, तो इससे हमें जो है
अब ये तो इसमें आपके शामिल है नहीं, है ना, कि द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज ऑल्सो नोन एज क्या, तो जो पूर्वी तटीय मैदान है वो किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर गुजरात का तो कोई नाम है नहीं। फिर महाराष्ट्र के तटीय मैदान को हम लोग कोंकण कहते हैं, क्या कहते हैं, कोंकण। तो यहाँ पर कोंकण कहीं दिख रहा है ये, तो महाराष्ट्र का तटीय मैदान कहाँ पर है, पश्चिम की ओर है। और जबकि पूछ क्या रहा है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात हो रही है, तो यानी ये जो आंसर है कोंकण, ये भी गलत हो गया, गुजरात का प्लेन भी गलत हो गया। अब उसके नीचे आते हैं, तो ये गोवा का ये कनारा का मैदान है या कन्नड़ का, सॉरी, गोवा के तटीय ये आपका जो गोवा का तटीय मैदान है ये आपका कनारा, हाँ, यानी कन्नड़ का मैदान इसको हम लोग कहते हैं, तो ये भी नहीं है। और ये जो आपका केरला का तटीय मैदान है इसको हम लोग मालाबार कहते हैं, ठीक है। तो पश्चिमी तटीय मैदान 4 भागों में बटा है, मालाबार, कनारा या कन्नड़ का तटीय मैदान, कोंकण और गुजरात। तो यहाँ पर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का कोई भी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इस तरफ, है ना, तो यहाँ पर यानी कोंकण भी आ गया आपका, कोंकण भी आ गया, गुजरात का भी आ गया, और उसके बाद जो है मालाबार भी आ गया। एक ऑप्शन ऐसा है जो आपका पश्चिमी तटीय मैदान पर नहीं दिख रहा है। तो यहां से भी आप जान सकते हैं कि राइट चॉइस कौन सा है या राइट क्वेश्चन आंसर कौन सा है तो सी। लेकिन अब लगे हाँ, जब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो इसके हम जो है पूर्वी तटीय मैदान को भी जान लेते हैं। तो आप ये समझिए कि ये जो आपका तमिलनाडु है, तमिलनाडु के बाद फिर आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद उड़ीसा और फिर पश्चिम बंगाल। तो ये जो पूर्वी तटीय मैदान है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ये 2 भागों में डिवाइडेड है, ठीक है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का जो तट है वो उत्तरी सरकार के नाम से, नदर्न सरकार, उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जो आंध्रा से लेकर के नीचे से लेकर के तमिलनाडु तक का जो तटीय मैदान है इसको हम लोग कोरोमंडल के नाम से जानते हैं। किस नाम से, कोरोमंडल, कोरोमंडल कोस्टल प्लेन्स के नाम से जानते हैं। तो अब यहाँ पर आपको जो आंसर है वो बिल्कुल समझ में आ चुका है कि द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज ऑल्सो नोन, भारत का जो पूर्वी तटीय मैदान है वो किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में आपको पहले से पता है कि पूर्वी तटीय मैदान या तो उत्तरी सरकार है और या तो कोरोमंडल है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पूर्वी तटीय मैदान में से केवल एक ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है वो है कोरोमंडल कोस्टल प्लेन, और यही आपका हो गया सही आंसर, यानी पूर्वी तटीय मैदान कोरोमंडल, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट में आप जो है पूछ लीजिएगा, उसका उत्तर मैं आपको दे दूंगा, है ना। अब बस आप ये समझिए कि ये सीरीज को आप फॉलो करते रहिए, एक भी दिन अगर आपने मिस किया तो समझ लीजिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस होंगे। और अगर अपने जो है अगर अपने आपने ही पूरी सीरीज कर ली तो मान के चलिए कि जो जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके किसी भी एग्जाम में 70 से 80% क्वेश्चन इसी सीरीज से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज बेस्ड ऑन व्हिच लॉन्गिट्यूड, भारत की जो मानक समय रेखा है, जो मानक समय रेखा स्टैंडर्ड टाइम है वो किस लॉन्गिट्यूड पर, है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज बेस्ड, हाँ, किस लॉन्गिट्यूड को बेस मान करके इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का जो देशांतर रेखा है ना, कौन सी देशांतर रेखा है जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोला जाता है। तो भाई यहाँ पर देखिए मैं एक चीज आपको क्लियर कर लूँ, ये आप क्वेश्चन का आंसर तो करते रहिएगा। देशांतर कहते किसको है, ठीक है। अब देशांतर देखिए, ये आपकी जो है पृथ्वी है। अब पृथ्वी में आपने लाइनें देखी होंगी, कुछ सीधी लाइनें देखी होंगी इस तरीके से, है ना, इस तरीके से आपने लाइनें देखी, कुछ लाइनें आपने जो देखी होंगी वो इस तरीके से देखी होंगी, ठीक है, ऐसे। तो ये जो सीधी नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली लाइनें हैं, है ना, इन सबको हम लोग को बोलते हैं क्या, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड, देशांतर रेखाएं। और ये जो पृथ्वी के चारों ओर देशांतर रेखा से सॉरी, ये जो हॉरिजॉन्टल क्षैतिज दिशा में खींची गई रेखाएं हैं इनको हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड, ठीक है। लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर रेखा और लैटिट्यूड मतलब अक्षांश रेखा, ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो अब देखो अक्षांश और देशांतर आपको समझ में आ गया। टोटल जो नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हैं वो 180 है ना। जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे तो देखेंगे।
अब मैं जो बताने जा रहा हूं कि इंपॉर्टेंट जो आपकी जो देशांतर रेखाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। एक तो अगर मैं इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड्स की बात करता हूं, ठीक है, तो पहला तो 0 डिग्री यहाँ पे लिखा ही हुआ है, ठीक है। उसके बाद 180 डिग्री की लॉन्गिट्यूड है, और उसके बाद आपका जो है एक और इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड है जिसको आप सभी लोग जानते ही हैं, 82.5। क्यों इंपॉर्टेंट है ये अभी आपको पता चल जाएगा। इसमें से दो तो आपको यहीं पे मिल गई, एक 82.5 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है आपको, और दूसरी 0 डिग्री भी लिखी हुई है, तो दो इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड तो यहाँ आपको मिल गए, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूं। 0 डिग्री से पूरे विश्व का मानक समय जो है कंपेयर किया जाता है। 0 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं, है ना। इसी को प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। पूरे विश्व के किसी भी समय का रेफरेंस जो लिया जाता है वो कहां से लिया जाता है, वो लिया जाता है 0 डिग्री यानी जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम। इसका नाम ग्रीनविच मीन टाइम क्यों रखा, क्योंकि ग्रीनविच नामक जो वेधशाला है वहां उस गांव से होकर के गुजरती है, इसलिए इसका नाम ग्रीनविच पड़ा। डिटेल में हम लोग जब सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो देखेंगे वहां पर, है ना। प्राइम मेरिडियन, अब प्राइम मेरिडियन जो है, जितनी भी मेरिडियन है उनमें जो प्राइम मेरिडियन है वो 0 डिग्री हो गई। क्यों हो गई, इसके पीछे बड़ी जो है इंटरेस्टिंग कहानी है। एक जो चलिए ये बहुत डिटेल हो जाएगा, एक इतना टाइम नहीं दे सकते हम लोग, तो जब हम लोग इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में मैंने आपको वादा किया ये पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो दो लॉन्गिट्यूड यहाँ पर आपको दिख गई। यहां से क्या किया जाता है, पूरे विश्व के मानक जो समय है उनका समय रेखाओं का कंपैरिजन यहाँ से होता है। और 82.5 डिग्री की जो पूर्वी देशांतर रेखा है ये इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम लॉन्गिट्यूड है, जहां से हम जिसको बेस मान करके इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम सेट करते हैं। तो आपके क्वेश्चन का जवाब भी आ गया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज बेस्ड ऑन विच लॉन्गिट्यूड। तो 82.5 डिग्री ईस्टर्न जो लॉन्गिट्यूड है वो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम उसी के बेस पर माना जाता है, ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, ये भी चीज देखेंगे कि अगर दो देशांतर रेखाओं के बीच का जो समय निकालना है वो अगर निकालना है तो वो कैसे निकालते हैं, वो भी सब देखेंगे। तो यहां पर आपको ये चीज क्लियर हो गई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ जीएमटी बाय, लो, है ना। अभी मैंने आपको बताया था कि जो आपकी ये जो प्राइम मेरिडियन है ये पीएम है ना, प्राइम मेरिडियन, या इसी को आप जीएमटी भी कहते हैं, या इसी को आप क्या कहते हो, 0 डिग्री ईस्टर्न, सॉरी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी आप कहते हो, ठीक। तो अब देखिए, एक तो ये 0 डिग्री की ये पूछ रहा है कि अहेड ऑफ जीएमटी, जीएमटी आपको पता लग गई, ये 0 डिग्री की जो रेखा है ये जीएमटी है, ठीक। अब ये कह रहा है कि जो 82.5 डिग्री की ईस्टर्न है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भैया लिख लो, 82.5 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड इज कंसिडर्ड एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ये जो 82.5 डिग्री की रेखा है, भारत की मानक समय रेखा, अब ये पूछ रहे हैं जनाब कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जीएमटी से कितना आगे है, ठीक है। तो जीएमटी से कितना आगे है, तो ये जब आप हम देखेंगे हम लोग चैप्टर को तो पढ़ेंगे कि कैसे जो है कैसे इसका प्रोसेस होता है। फिलहाल अभी हम शॉर्ट में आपको बता रहे हैं कि देखो ये तो क्लियर हो गया ना कि 0 डिग्री से और 82.5 डिग्री के बीच का जो है पूछ रहा है, और पूछ रहा है कितना आगे है, तो भैया 82.5 डिग्री आगे है। लेकिन ये सही आंसर आपका यहाँ पर दिया नहीं है, आपको घंटे में बताना है। तो कैसे बताओगे, अब देखो एक चीज समझो, जो पृथ्वी है वो 24 घंटे में अपनी एक्सिस का 360 डिग्री घूम जाती है। ये जो आपकी पृथ्वी है ना, ये जो आपकी पृथ्वी है ये अपने एक्सिस पर घूमती है कि नहीं घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है कि ईस्ट टू वेस्ट घूमती है, कमेंट में बता देना मुझको, ठीक है। अब पश्चिम से पूरब दिशा की ओर घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो 360, एक चक्कर घूमने में 360 डिग्री घूमती है। 360 डिग्री, अब मैं ये कहूं कि पृथ्वी को अपनी एक्सिस पे घूमने में 360 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, 24 घंटे का समय लगता है, ठीक है। या कह लीजिए इसको इस तरह से भी, इसको इधर ले आइए और इसको इधर ले जाइए, तो आप कह सकते हैं 24 घंटे में कितने डिग्री घूम जाती है, 360 डिग्री घूम जाती है, ठीक। अच्छा, अब हम यहाँ पे बिल्कुल सही से, अब जब 24 घंटे 24 आवर्स घूमने में, सॉरी 24 आवर्स में 360 डिग्री घूमती है, तो एक घंटे में आप निकाल सकते हो कितने डिग्री घूमती है। बहुत आसान है सर, 360 डिग्री को डिवाइड कर देते हैं 24 से,
और ये कितना आ जाएगा 15 डिग्री, यानी 1 घंटे में जो हमारी पृथ्वी है वो अपने एक्सिस पे 15 डिग्री की घूम जाती है। अच्छा, अब इसको और हल कर लेते हैं कि 15 डिग्री घूमने में हमारी पृथ्वी को कितना मिनट लगता है, 60 मिनट लगता है। कहां से ये कैसे पता चला सर? तो हमने 1 घंटे को कहां से बदल दिया, मिनट में बदल दिया, तो पता लग गया। सर समझ में आया बेटा? अब 15 डिग्री घूमने में 60 मिनट का समय लगता है, तो भैया 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, ये भी पता कर सकते हो सर? बिल्कुल पता कर सकते हैं। तो 15 चौको 60, ठीक है, 15 15 4 जा 60, यानी 1 डिग्री घूमने में कितने मिनट का समय लग रहा है, 4 मिनट का समय लग रहा है। तो भैया 4 मिनट। अब इसको और अगर सॉल्व करना चाहते हो, 1 डिग्री घूमने में कितना, 4 मिनट, तो भैया आधा डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, 4/2, या इसको जो है इसका आप 0.5 से गुणा कर लो, है ना, तो कितना आ जाएगा, 2 मिनट आ जाएगा। बात को समझ में आ गई? अब इतना आप याद रखिए कि पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, इतना आपको याद है, तो यहीं से आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी। देखिए कैसे, अब इतना आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए, है ना, ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ जीएमटी बाय। अभी आपको पता चला कि 0 डिग्री से हमारा 82.5 डिग्री की जो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है उसमें अंतर कितना हो गया भाई, 0 से 82.5 डिग्री कितना आ गया, तो हम क्या करेंगे, सिंपल 82.5 में से 0 डिग्री को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना देशांतर का अंतर आ गया, 82.5 देशांतरों का अंतर है 0 डिग्री और 82.5 डिग्री में। अब भैया आपने अभी कहा कि 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। सर वेरी गुड, सारे बच्चों को समझ में आ गया। अब 82.5 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा भाई, तो क्या करते हैं, बचपन में ही आपको वो है पढ़ा दिया गया था, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो इसको हम क्या कर देंगे, 82.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 4 से, कि भाग कर देंगे। अब ये तुम जानो, तो ये टोटल आ जाएगा 4 5 4 2 4 8 32 और ये 33, ठीक है, 330 मिनट आ गया। यानी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट, तो 82.5 डिग्री घूमने में कितना, 330 मिनट। अब यहां तक अगर आप समझ में आ गया है तो देख लो, 330 मिनट को हम लोग क्या कह सकते हैं, घंटे में अगर बदलना होगा तो 60 से इसको भाग कर देंगे, ठीक है, तो सीधे सीधे चला जाएगा 5 65 300। अब एक चीज समझो कि अगर जो है वैल्यू 60 से नीचे बचती है, रिमाइंडर 60 से नीचे बचता है, तो वो जो बचेगा वो मिनट बचेगा। तो 5 टाइम्स आपका जो है ये डिवीजन गया है, तो 5 घंटे हो गए, और इसके बाद जब 65 300 हुआ, 330 में से 300 माइनस करेंगे, तो ये जो 30 बचेगा, ये 5 जो बचेगा ये आवर्स बचेगा आपका, 30 जो बचेगा ये मिनट्स बचेगा। यानी अंतर कितना है 0 और 82.5 डिग्री में, तो भैया 5.5 घंटे का अंतर है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, और ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं हम लोग। ठीक, हाँ, among the following which city has the longest day length? बहुत ही जो है कातिलाना सवाल है ये, इसे जो है समझ में नहीं आएगा जब तक आपको ये नहीं पता हो। एक चीज इस क्वेश्चन को समझने के लिए कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में लाना पड़ेगा, और वो कुछ हम जो है समझ लेते हैं। देखो पृथ्वी है आपकी, ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट केवल ध्यान में रखना कि ये जो 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है, ये जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, ठीक है, डिटेल में कैसे होता है इसको हम लोग जो है जब ये चैप्टर पढ़ेंगे, है ना, सनरेज के बारे में और पृथ्वी के साथ जो एंगल बनता है वो जब हम पढ़ेंगे, जब हम पृथ्वी को कई कटिबंधों में, कई सारे जोन्स में बांटेंगे, है ना, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, ये सब कटिबंध में जब हम जो है जोन्स में बांटेंगे, ठीक, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, ठीक है, ये सब जो जोन्स में बांटेंगे तब हम समझेंगे इस चीज को बहुत डिटेल में। अभी केवल इतना कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए कि जो 0, अगर कोई अक्षांश रेखा, अगर कोई शहर, अगर कोई देश 0 डिग्री से जितना नजदीक होगा उसके दिन की लंबाई उतनी ही ज्यादा होगी। समझ में आ गई भाई? अगर कोई देश, कोई जो है शहर, कोई भी जगह 0 डिग्री की अक्षांश रेखा से जितनी ज्यादा नजदीक होगी
उसके दिन की लंबाई उतनी ही ज्यादा होगी, और 0 डिग्री से जितना ज्यादा दूर होगा उसके रात की लंबाई बढ़ती चली जाएगी। तो यानी अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबे दिन कहाँ पे होते हैं भैया, आंख मूंद तो आनंद सर ने बता दिया कि 0 डिग्री के पास जो लोग होंगे उनके जो है दिन लंबे होंगे। ठीक है, ओके। अब ये अगर आपको बात समझ में आ गई है तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, जहां पर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था। तो हमारा क्वेश्चन जो है, नहीं नहीं ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अमंग द फॉलोइंग व्हिच सिटी हैज द लॉन्गेस्ट डे लेंथ। अब भैया अगर तुम जानते हो, थोड़ा सा मैप को समझना पड़ेगा, ठीक है। इंडिया का मैप नहीं समझे हो तो नहीं समझ पाओगे। अब यहाँ पर महाराष्ट्र और जो आपकी मुंबई है वो यहाँ पर है, ठीक है। ये आपकी मुंबई है। तिरुवनंतपुरम केरला में आपका यहाँ पर बैठा दिया, तिरुवनंतपुरम हो गया ये। ये आपका तिरुवनंतपुरम हो गया। चेन्नई आपकी ये हो गई, यहाँ पर चेन्नई हो गया आपका, ठीक है। और श्रीनगर, उसके लिए फिर आपको जो है भारत का मुकुट तैयार करना पड़ेगा, सॉरी, ठीक है। अब यहां से जो है आपका ये है यहाँ पर, सॉरी, तो चलिए मानते थे ये आपका श्रीनगर है, ठीक। अब ये श्रीनगर है, ठीक है। श्रीनगर, अब आपसे पूछ रहा है कि सबसे, आपको ये पता है कि 0 डिग्री, यानी 0 डिग्री कहां पर है, भूमध्य रेखा जो आपकी 0 डिग्री है। अब ये श्रीनगर लगभग जो है आपका 36, सॉरी, लगभग जो है आपका 34 डिग्री नॉर्थ के आसपास का है, ठीक। और अब देखिए, यहाँ की जो भारत की मुख्य भूमि की जो शुरुआत होती है वो 8 डिग्री कुछ मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है, ठीक। तो तिरुवनंतपुरम सबसे, ये भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक कौन सा दिख रहा है आपको, तिरुवनंतपुरम या चेन्नई या मुंबई या फिर श्रीनगर। तो यहाँ पर आपको एग्जैक्टली मैंने बना के दिखा दिया है कि सबसे ज्यादा 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नजदीक अगर कोई है तो वो तिरुवनंतपुरम है। और तिरुवनंतपुरम में सबसे, आपने, आपको ये पता है कि जो 0 डिग्री की अक्षांश रेखा के नजदीक जितना ज्यादा होगा उसके दिन की लंबाई उतनी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया कि चेन्नई, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम और मुंबई में सबसे ज्यादा लंबा दिन तिरुवनंतपुरम में होगा। एंड तिरुवनंतपुरम विल बी योर राइट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। Which of the following cities located at the northernmost latitude? फिर से लैटिट्यूड से क्वेश्चन है, अक्षांश और देशांतर से जो है फिर एक क्वेश्चन आ गया आपका। अब ये देखिए कि आपको इसके लिए इंडिया के मैप को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। देखिए एक चीज तो और देखिए, इस क्वेश्चन में जितने भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे ऑप्शन ध्यान से देखिए, सारे की सारी राजधानियां हैं, ठीक है। तो मोटा मोटी एक काम कर लीजिएगा कि सारी राजधानियां, पटना भी राजधानी, चेन्नई भी राजधानी, हैदराबाद, अहमदाबाद, दो चारों की चारों राजधानियां, ठीक है। तो सबसे आसान क्या है, अहमदाबाद, ये 23.5 डिग्री के आसपास है, ठीक है। उसके बाद ये हैदराबाद आपका, पटना। तो आपको अगर देखो सारे शहरों के तो आप अक्षांश नहीं जान सकते, ठीक है। लैटिट्यूडनल पोजीशन, लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन आप शहरों के नहीं जान सकते, तो मैप को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर हम लोग मैप को देखते हैं तो आप ये समझिए कि चेन्नई सबसे साउथ में है, तो ये तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो नहीं सकता। जो सबसे उत्तरी अक्षांश पे भारत में, भारत कहाँ से शुरू होता है, 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है और 37 डिग्री 36 मिनट पे खत्म होता है, ठीक। अब ये समझिए कि 8 डिग्री से चेन्नई क्या हो गया, ये बहुत साउथ में है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आप कौन सा है, फिर आपका हैदराबाद है ना, ये चेन्नई के बाद हैदराबाद आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर अहमदाबाद 23.5 डिग्री पर है। और सबसे उत्तर में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर लगभग आप मान के चलो कि 20 डिग्री के आसपास ये पटना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको लैटिट्यूडनल पोजीशन थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ी होगी, ठीक है, पड़ेगी। तो पटना इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि आपको सारी जितनी भी राजधानियां हैं उनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। विच इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। टिप ऑफ इंडिया मतलब
आपको सबको पता है टिप ऑफ इंडिया। दक्षिणतम बिंदु के बारे में पूछ रहा है ना। तो दक्षिणतम बिंदु, आप पहले तो ये जान लीजिए कि भारत के जितने भी चारों तरफ के दक्षिणतम, उत्तरतम यानी नदन मोस्ट, सदर्न मोस्ट और ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, ये जितने भी पॉइंट्स हैं उसको आप कायदे से समझ लीजिए। समझना क्या है, नोट करते जाइए। देखिए नदन मोस्ट जो पॉइंट है भारत का, जो उत्तरतम जो बिंदु है ना, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो इंडिया का है, आपको सबको पता है, सब लोग जानते हैं, बहुत तेज बच्चे हैं सब यहाँ पर। वो है कौन सा? इंदिरा कॉल है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल। ठीक, यहाँ पे दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब सदर्न मोस्ट की अगर बात कर लें तो सदर्न मोस्ट जो हमारा दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है? दरअसल ये है हमारा इंदिरा पॉइंट। अब आपका आंसर तो यहीं पर आ गया, ठीक है। इंदिरा पॉइंट जो है यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये सदर्न मोस्ट टिप आ गया। लेकिन अभी आपको और मैं बता दूं कि जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया जो है वो क्या है? वो आपका गुहार माता या गौर माता या गौरमूती, गुहार मोती, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो गुहार मोती या गुहार माता ये आपका दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है। और अगर आपको पूर्वी, जब सब जान लिया तो जो पूर्वोत्तम बिंदु जो है वो भी आप देख लीजिए। ईस्टर्न मोस्ट जो पॉइंट है वो कौन सा है? वो है आपका किबिथु। किबिथु कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। सब आपको पता है कि ये जो गुहार माता है या गुहार मोती गुजरात में है, किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है, इंदिरा पॉइंट जो है ये पोर्ट ब्लेयर में है, और इंदिरा कॉल आपका लद्दाख सियाचिन ग्लेशियर के आसपास, ठीक है। तो आपका आंसर मिल गया आपको। सारे भारत के पूर्वोत्तम, दक्षिणतम, पश्चिम, सबसे ज्यादा पश्चिमी सारे बिंदु मिल गए हैं, ठीक। समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। बहुत तेज बच्चे हैं सारे के सारे, ठीक है भाई। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो कौन सा हो गया? इंदिरा पॉइंट, ठीक। अगर जल्दबाजी में कहीं कुछ गलती हो जाए तो आप कमेंट करके बता देना। हालांकि गलती होने के चांसेस पॉइंट में ही है, लेकिन गलती हो सकती है, तो आप मुझे जो है उसको बता देना। कहीं कुछ गलती हो तो उसको हम लोग सही कर लेंगे। विच इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, ये भी हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विच इज द सदर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। ओ, पॉइंट भी पूछ लिया, स्टेट भी पूछ लिया, शहर भी पूछ लिया, यानी तीनों। अभी तक हमने देखा कि तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, अहमदाबाद, पटना, चेन्नई, ये शहर भी पूछ लिए। और उसके बाद आपने जो है देखा कि ये सदर्न मोस्ट, नदर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट भी पूछ लिए। अब सदर्न मोस्ट स्टेट की बारी आई है भैया। तो यहाँ पर बहुत आसानी से हम लोग देख सकते हैं कि भाई ये तो सारे के सारे दक्षिण के ही हैं, है ना। कर्नाटका से शुरू करते हैं, ये है आपका कर्नाटका। और केरला, ये आपका यहाँ से लेकर ये हो गया केरला। फिर है आपका तमिलनाडु, तो ये हो गया आपका तमिलनाडु। और उसके बाद ये है आपका आंध्र प्रदेश, जो कि दो भागों में बटा हुआ है, यहाँ पर तेलंगाना और रायलसीमा में। तो फिलहाल इन चारों की अगर बात करें तो पुराना क्वेश्चन है, तो इसीलिए इसमें आंध्र प्रदेश ने तो तेलंगाना भी दिया होता। अब इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? सही आंसर आपका होगा भैया केरला, ठीक है। क्योंकि देखिए तमिलनाडु भी साउथ में है, केरला भी साउथ में है, लेकिन ज्यादा दूर तक कौन साउथ में है? तो वो है केरला। और इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा केरला, ठीक है। समझ में आ गया भाइयों? नहीं समझ में आया होगा तो फिर से पूछ लीजिएगा, अब कमेंट में ही पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम लोग। विच इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। फिर से ये क्वेश्चन दोहरा दिया गया है मुझे लगता है, तो आपको सबको पता है इंदिरा कॉल ये नदर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर और इंदिरा पॉइंट, ये देखिए यहाँ पर आपको भ्रमित किया गया है। पोर्ट ब्लेयर जो कि राजधानी है अंडमान और निकोबार की, और इस पोर्ट ब्लेयर पे जो पॉइंट स्थित है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। तो यहाँ पर एक जगह का नाम और वहां पर स्थित जो है पॉइंट का नाम, ये दोनों जो है एक साथ ही दे दिया है। तो ये भ्रमित करने के लिए, कन्याकुमारी हो नहीं सकता आपका, ठीक है। तो इंदिरा पॉइंट, आप सारे पॉइंट्स को जानते ही, इंदिरा पॉइंट मिल गया, और पोर्ट ब्लेयर भी। तो सी इज द राइट आंसर, क्योंकि आपको सारे
दक्षिणतम, पूर्वोत्तम, पश्चिम के पश्चिम में उत्तर, पश्चिमी सबसे ज्यादा, और नदन मोस्ट, ये सब आपको पता है। तो इंदिरा पॉइंट इज द राइट आंसर। ठीक है, सदर्न मोस्ट ही पूछा है ना भाई? हाँ ठीक है, सदर्न मोस्ट पॉइंट पूछा है, तो ये आपका सही आंसर हो गया। कौन सा? इंदिरा पॉइंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम विच डायरेक्शन डज इंडिया रिसीव्स द मैक्सिमम रेनफॉल? बहुत बढ़िया। देखो, इसके लिए हमको एक चाहिए खाली स्लाइड। ठीक है, तो खाली स्लाइड हमको जो है, ये लो भैया, मिल गई। ठीक है, अब यहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि जो क्वेश्चन था कि मैक्सिमम रेनफॉल किस तरफ मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार हम दोबारा से पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा जो था वो यही था कि फ्रॉम विच डायरेक्शन डज इंडिया रिसीव द मैक्सिमम रेनफॉल? किस साइड से मैक्सिमम रेनफॉल रिसीव होता है? तो उसका आंसर क्या है? देखिए, है क्या, इसके लिए हमने आपको बताया था कि बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब ये है इंडिया। ठीक है, ये हो गया आपका ईस्टर्न घाट, और ये हो गया आपका वेस्टर्न घाट। ठीक है, आपको पता है कि जो मॉनसूनी हवाएं आती हैं, ये अरब सागर है आपका, अरेबियन सी। ठीक है, और ये है आपका बे ऑफ बंगाल। ठीक, अरेबियन सी, ये जो मॉनसूनी दक्षिण पश्चिमी मॉनसून चल रहा है इंडिया की तरफ, ठीक है, ये दो भागों में विभाजित हो जाता है, दो भागों में डिवाइड हो जाता है, दो शाखाओं में। एक अरब सागर वाली, और दूसरी कौन सी हो जाती है? ये इस तरीके से बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ती है। जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है हमारा पश्चिमी दक्षिणी गोलार्ध से, ये दो भागों में यहीं से विभाजित हो जाता है। एक हो जाता है अरब सागर का मानसून, एक हो जाता है बंगाल का मानसून। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि, अच्छा एक चीज और समझिए, यहां पर है आपके पैरेलली वेस्टर्न घाट फैला हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो है ईस्टर्न घाट फैला हुआ है, पूर्वी घाट फैला हुआ है। अब आप देखिए कि जो हवा है, जो पश्चिमी मानसून आ रहा है, दक्षिण पश्चिमी मानसून आ रहा है, ये तो इसके पैरेलल निकल जा रहा है। ठीक है, और कहाँ चला जा रहा है? बंगाल की तरफ निकल जा रहा है। और यहाँ पर ये हवाएं जो आ रही है, ये किससे टकरा रही हैं? ये पश्चिमी घाट से टकरा रही है। यहाँ पर घाट से कोई टकराहट हो ही नहीं रही है। तो क्वेश्चन, अब इस चीज को अगर ध्यान में रखेंगे आप, तो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कैसे मिल जाएगा देख लेते हैं। क्वेश्चन कहाँ गया आपका? ये फ्रॉम विच डायरेक्शन डज इंडिया रिसीव्स द मैक्सिमम रेनफॉल? तो पूर्वी घाट की तरफ नहीं हो सकता, वेस्ट की तरफ देखते हैं, नदर नहीं हो सकता, साउथ नहीं हो सकता। यानी मॉनसून से लदी हुई, यानी आर्द्रता से लदी हुई, पानी से लदी हुई जो हवाएं आती हैं, वो डायरेक्टली कहाँ पे टकरा रही थी? इंडिया के पश्चिमी घाट से टकरा रही थी। तो वेस्टर्न कोस्ट से टकरा करके सबसे ज्यादा वर्षा होती है, सबसे ज्यादा मात्रा में वर्षा होती है। रिसीव द मैक्सिमम रेनफॉल, पश्चिमी घाट में सबसे ज्यादा वर्षा होती है ना? क्यों होती है समझ में आ गया आपको, क्योंकि वेस्टर्न घाट जो है ये लंबवत पड़ता है इन हवाओं के, है ना? इस वजह से यहाँ से टकराती हैं, अपना सारा पानी जितना होता है उड़ेल देती हैं। जो बचता है फिर वेस्टर्न घाट से ऊपर उठ करके ये आगे ले जाती हैं। और चूंकि ये वेस्टर्न घाट से नीचे उतरती हैं, तो नीचे उतरने पर हवाएं वर्षा तो करती नहीं है। इसीलिए आपको पता है वेस्टर्न घाट के बगल में जितना भी क्षेत्र है, उसको हम लोग वृष्टि छाया क्षेत्र भी कहते हैं, रेन शेडो रीजन भी कहते हैं उसको, है ना? तो ये आपका जो है समझ में आ रहा है भाई? नहीं समझ में आ रहा तो बता देना। ठीक है, बहुत डिटेल में बता रहा हूं आपको, ऐसे कोई बताएगा नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कितना क्वेश्चन है भाई? इंडिया इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी टाइम्स लार्जर देन पाकिस्तान इन एरिया? तो इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि इंडिया का पाकिस्तान से कितना बड़ा है, एरिया वाइज पूछ रहा है ना, लार्जर यानी एरिया पूछ रहा है। तो इंडिया का एरिया आपको मालूम होना चाहिए भैया, कितना है? नहीं मालूम है सर, फिर मालूम हुआ कुछ लोगों को 32 लाख। कितना है भाई असद, कितना है? कितना है भारत का क्षेत्रफल, कितना है?
ठीक है। और उसके बाद अगर पूछा जाए कि पाकिस्तान का कितना है, तो पाकिस्तान का भैया सबको याद नहीं, हम चूंकि पढ़ लिए हैं इसलिए हमको पता है। तुम्हें भी पता होगा, है ना? 7,96,095 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो जरूरी नहीं है आपको पता हो, लेकिन आप इतना तो अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान पिद्दी सा है, ठीक है, और इंडिया बड़ा सा है। तो अगर ये डेटा पता होगा तो समझ में आ जाएगा। अब 7 चौको 28 लगभग कितने गुना जा रहा है, यहां से आप जो है एग्जैक्ट आप निकाल सकते हैं कि आपका जो सही आंसर है वो क्या होगा। ठीक है, तो ये लगभग 4 गुना बड़ा है, यही आपका सही उत्तर होगा। और एक चीज और बता दूं कि जब एरिया की बात होती है तो एरिया वाइज आप ये भी जानते रहिए, विश्व में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इंडिया किस नंबर पे आता है क्षेत्रफल के आधार पर। इंडिया 7th नंबर पे आता है, 7वां सबसे बड़ा देश है इंडिया। ठीक है भाई, तो याद रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट। कितने क्वेश्चन डाल दिए भाई। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज वंस अ पार्ट ऑफ। ओके, अच्छा, ठीक है भाई, तो इसको देख लेते हैं। ये पूछ रहा है इंडियन सब कॉन्टिनेंट किसका पार्ट था, यूरेशिया, ऑस्ट्रेलिया, गोंडवाना। ये बात हो रही है, जानते हो किस चीज की। हम इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं प्रॉपर। देखो, ये लगभग 200 मिलियन ईयर पहले की बात हो रही है। एक वैज्ञानिक थे, इनका नाम था, बहुत अच्छे तो नहीं थे लेकिन ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया था इन्होंने, अल्फ्रेड वेगनर। क्या नाम था इनका, अल्फ्रेड वैगनर। ठीक है, 1912 में इनकी एक थ्योरी आई थी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कौन सी थ्योरी थी भाई, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आई थी इनकी। ठीक, क्या थी ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, तो इसको समझ लो आप। इसका इन्होंने बताया कि 200 मिलियन ईयर पहले क्या था कि जितना भी आजकल का ये महाद्वीप है और जो ओशन है सब एक ही में मिला हुआ था। एक बहुत बड़ा महाद्वीप था जिसका नाम था पैंजिया। क्या नाम था भाई, क्या नाम था, अरे बोलोगे, पैंजिया। ठीक है, हुआ क्या कि ड्यू टू द टाइडल फोर्स ऑफ सन और मून, या जिस भी वजह से, अब ये जो है जो भी बताते हैं सूर्य और चंद्रमा के ज्वारीय बल की वजह से इनका, या पृथ्वी के आंतरिक बल की वजह से, ये क्या होता है, ये अब इतना सब ये आपको पता है ना। हम इसको फिर से, ये जो है 2 भागों में टूट जाता है। एक भाग जो है ये लॉरेशिया कहा जाता है, ठीक है, और दूसरा जो भाग है ये गोंडवाना लैंड। आज का जो दक्षिणी अमेरिका है, साउथ अमेरिका, ठीक है, अफ्रीका, इसके अलावा इंडिया, मेडागास्कर, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ये सब किसका पार्ट थे, ये सब गोंडवाना लैंड का पार्ट थे। और नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, ठीक है, यूरोप, उसके बाद रशिया, चाइना, मंगोलिया, ये सब जो है किसके पार्ट थे, ये सब लॉरेशिया के पार्ट थे। तो इंडिया बाद में टूट करके क्या हुआ, गोंडवाना लैंड से टूट करके वो जाकर के लॉरेशिया में जुड़ जाता है। ठीक, ये कहानी है, बहुत लंबी कहानी है, बहुत डिटेल में समझेंगे, अभी फिलहाल इतना ही समझेंगे। तो इंडिया किसका पार्ट था भाई, यहां से आपको क्लियर होता है गोंडवाना लैंड का पार्ट था। तो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे वापस। कहां पे, अपने क्वेश्चन पे वापस। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन पे वापस आने के लिए कौन सा क्वेश्चन था ये पता होना चाहिए, है ना, ये था ये। ठीक, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज वंस अ पार्ट ऑफ इंडिया, किसका पार्ट था, अभी आपने देख लिया, गोंडवाना लैंड का पार्ट था। तो ये आपका राइट क्वेश्चन, राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर सेपरेटेड बाय पाक स्ट्रेट। एक बात समझो, ये जो स्ट्रेट आजकल बड़ा चर्चा में चल रहा है भाई, है कौन सा, हॉर्मुज स्ट्रेट। तबाही मचाई हुई है इस स्ट्रेट ने पूरे जो है विश्व में। हमको तो लग रहा है तृतीय विश्व युद्ध करवा ही देगा के हिसाब से। ट्रंप भाई साहब पगलाए हुए हैं, अपेजिस्कियां और आयतुल्ला खामनेई के जो लड़के हैं, मुस्तफा खामनेई, अब उनका क्या ही कहना, उनको तो मैं गलत नहीं कह सकता। हालांकि ट्रंप साहब जो है समय पागल
पन जो है सवा रंग की खोपड़ी पे मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो उनका नारा है वो उनको लेके डूब जाएगा मुझे लगता है। ठीक है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कैसे? शक्ति से, है ना, दूसरे को दबा करके, धमका करके, डरा करके, उसका नट बोल्ट सब खोल करके, फिर उसके बाद आप जो है, यानी अंधों में काना राजा बनने की ख्वाहिश है ट्रम्प साहब की। तो खैर सब छोड़ो, तो स्ट्रेट मैं आपको क्या बता रहा था कि स्ट्रेट जो होता है, जलडमरू मध्य जिसको हिंदी में कहते हैं, स्ट्रेट में बड़ा, चलिए क्वेश्चन पे ही फिर लंबा बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर सेपरेटेड बाय पाक स्ट्रेट? तो आप देखिए, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में कोई स्ट्रेट नहीं है, पाकिस्तान और चाइना के बीच में कोई स्ट्रेट नहीं है, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में एक जो है स्ट्रेट नहीं है, वो चैनल है। वो चैनल कौन सा है? वो है इंग्लिश चैनल। कौन सा चैनल है भाई? इंग्लिश चैनल। तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, ब्रिटेन का जो पार्ट है सदर्न इंग्लैंड, उसमें और फ्रांस के बीच में जो चैनल है, इंग्लिश चैनल है, आपने नाम सुना होगा। बहुत बार इसको पार करने के लिए जो है लोगों का नाम भी आता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो स्ट्रेट है उसका नाम है पाक स्ट्रेट, है ना, तो नाम भी लिखा ही हुआ है पाक स्ट्रेट। तो अब आप समझ लीजिए, यानी सही जो आंसर हो गया वो, जो द फॉलोइंग कंट्रीज आर सेपरेटेड बाय पाक स्ट्रेट, यानी इंडिया और श्रीलंका जो अलग होता है वो पाक स्ट्रेट से अलग होता है। अब मैं जो काम की बात आपको बता रहा था, आपको आंसर तो पता चल गया कि ये इज द राइट आंसर, लेकिन यहां से जो आपको पता करना है कि स्ट्रेट और चैनल में क्या अंतर है। ठीक है, देखो ये है आपका, मान के चलिए ये कोई ओशन है, ठीक है। अब इंडिया को ही ले लेते हैं, ठीक है, इंडिया के रेफरेंस से ही समझ लेते हैं। ये आपका इंडिया हो गया और यहां पर आपका जो है ये श्रीलंका हो गया, है ना, और ये इंडिया। आपको मालूम है यहां पर क्या है? बे ऑफ बंगाल, और ये क्या है? इंडियन ओशन। ठीक है, ये जो पतला सा पट्टी दिख रही है आपको, ये है पाक स्ट्रेट। ठीक है, ये पाक स्ट्रेट है आपकी। दो आप कह सकते हैं कि दो भूभागों को अलग करने वाली या दो बड़ी जल राशियों को मिलाने वाली जो आपकी जल की सकरी पट्टी है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट। और चैनल क्या होता है भाई? चैनल भी सेम चीज होती है, अंतर क्या होता है? दोनों की गहराई और चौड़ाई में अंतर होता है। तो जो चैनल होता है, उस चैनल की जो विड्थ होती है, ठीक है, विड्थ और डेप्थ, ये बड़ी होती है किससे? स्ट्रेट से। ठीक है, विड्थ एंड डेप्थ अगर जो है किसी भी चीज, किसी भी सकरी, दो सकरी जल पट्टियों में से एक की जो विड्थ है वो सकरी है और दूसरी की जो विड्थ है और डेप्थ है वो, विड्थ जो है मतलब चौड़ाई ज्यादा है और गहराई भी ज्यादा है, तो यानी दोनों ही सकरी पट्टियां, यानी दो बड़ी जल राशियों को मिलाने वाली जो पानी की सकरी पट्टी है, कुछ भी हो सकती है, चैनल भी स्ट्रेट भी। अंतर कैसे होता है? स्ट्रेट बहुत सकरा होता है, रास्ता होता है, और जो चैनल होता है वो काफी चौड़ा होता है। ठीक है, काफी चौड़ा और गहरा होता है। तो ये आपका जो क्वेश्चन का आंसर था, उसके साथ साथ आपको ये फैक्ट पता चल गया स्ट्रेट और चैनल के। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर सेपरेटेड बाय पाक स्ट्रेट? तो इंडिया एंड श्रीलंका, आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज नॉट अ नेचुरल पोर्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज नॉट अ नेचुरल पोर्ट? ठीक है, ये जो पोर्ट है कौन सा नेचुरल नहीं है? तो नेचुरल और मैनमेड दोनों पोर्ट होते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, नेचुरल पोर्ट्स क्या होते हैं भाई? कि जो अपने तटों की, अपने जिस पोर्ट की जो जिसमें, अब पता है आपको कि जब जो है समुद्र है तो समुद्रों में, ओशंस में लहरें भी आती हैं, उसमें साइक्लोन्स भी आते हैं, तेज हवाएं भी आती हैं, ठीक है, और तूफान भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो इनसे पोर्ट की रक्षा करने के लिए, अगर वहां पर जो पोर्ट है उस पोर्ट पर जो वेव्स है बहुत कम आती हैं, साइक्लोन यानी जो विंड्स हैं, है ना, वो बहुत धीमे चलती हैं, साइक्लोन तूफान वगैरह,
बहुत ज्यादा उस ऑटोमेटिक वो पोर्ट अपनी रक्षा कर लेता है प्राकृतिक रूप से, तो इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल पोर्ट। ठीक है। और अगर ये आप ऑटोमेटिक अपनी रक्षा वो पोर्ट तट नहीं कर पाता है, वो जगह नहीं कर पाती है पोर्ट, तो फिर हमें जो है वाटर में लहरों को, विंड्स और साइक्लोन्स को रोकने के लिए फिर वो जो जल है उसमें एक वॉल खड़ी करनी पड़ती है, वॉल टाइप का बनाना पड़ता है। ठीक है। तो ये जो है इसको मैन मेड, मतलब हमें अपने जो है श्रम से, अपने टेक्नोलॉजी से बनाना पड़ता है। तो दो तरीके के पोर्ट हो गए, एक मैन मेड हो गया, एक नेचुरल हो गया। तो भारत में लगभग ये इतना जान लो कि भारत में जो मेन पोर्ट्स हैं वो 13 है, और वैसे तो 200 से ज्यादा बंदरगाह हैं, है ना, लेकिन जो मेन है वो 13 है। ठीक है। अब 13 में से मैं दो चार आपको बता देता हूँ कौन कौन से आपके नेचुरल हैं और कौन कौन से मैन मेड हैं, इतना आप जो है समझ लो। देखो, चेन्नई जो है ना ये आपका मैन मेड है। ठीक है। कोची जो है ये नेचुरल है। ठीक। मुंबई ये भी आपका नेचुरल पोर्ट है। ठीक है। पारादीप ये आपका मैन मेड है। ठीक। नेचुरल की अगर बात की जाए, नेचुरल पोर्ट्स की अगर बात की जाए, तो नेचुरल पोर्ट्स में मुंबई आपका आ जाता है। ठीक है। इसके अलावा विशाखापत्तनम आ जाता है। ठीक। मार्मा गांव आ जाता है, मार्मा गांव जो गोवा में है ना। और कोची आ जाता है। ये सारे जो पोर्ट्स हैं, लगभग 3 4 5 पोर्ट्स हैं, ये नेचुरल पोर्ट्स हैं। और जब आपकी मैन मेड की बात आती है तो मैंने बता ही दिया कि मैन मेड में चेन्नई है, पारादीप है ना, पारादीप भी मैन मेड है, हल्दिया है। तो ये सारे जितने भी पोर्ट्स हैं, जीएनपीटी है ना, जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है मुंबई में, वो भी आपका क्या है, मैन मेड पोर्ट है। ठीक। तो आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, वो आपका हो गया विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज नॉट अ नेचुरल पोर्ट। तो कौन सा पोर्ट नहीं है, चेन्नई जो है आपका नेचुरल पोर्ट नहीं है। बाकी मुंबई भी नेचुरल है आपका, सॉरी नेचुरल पोर्ट नहीं, कुछ गलत हो गया इसमें, पारादीप भी आपका नेचुरल पोर्ट है, सॉरी, इसको सही कर लीजिएगा, है ना, है ना। ये भी आपका, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज नॉट अ नेचुरल पोर्ट। ठीक है। तो ये तीनों के तीनों हमारे जो है नेचुरल है, केवल चेन्नई को छोड़कर। चेन्नई हमारा मैन मेड पोर्ट है। ओके। ठीक है भाई, जा रहे थे जापान, पहुंच गया चीन। ठीक है। तो ये आपका दक्षिण गंगोत्री क्वेश्चन है। दक्षिण गंगोत्री इज इंडियाज नदर्न मोस्ट रिसर्च स्टेशन, वेस्टर्न मोस्ट रिसर्च स्टेशन, ईस्टर्न मोस्ट रिसर्च स्टेशन, सदर्न मोस्ट। तो दक्षिण गंगोत्री के बारे में अगर आपको पता है तो दक्षिण गंगोत्री कहां पर स्थित है भैया, दक्षिणी ध्रुव के पास। ये जो आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी में ये जो अंटार्कटिका वाला क्षेत्र है और ये साउथ पोल है, अंटार्कटिका में लगभग जितने भी बड़े देश हैं वो सब अपने स्थायी अनुसंधान केंद्र बना रहे हैं। तो ये भी हमारी एक प्रयोगशाला है, लगभग 2500 किलोमीटर दूर थी। और अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है दक्षिण गंगोत्री की, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये हमारा पहला स्थायी अनुसंधान केंद्र था। ठीक है। अंटार्कटिका में हमारा पहला अनुसंधान केंद्र, पहली जो जो है जो रिसर्च लेबोरेटरी थी वो कौन सी थी, दक्षिण गंगोत्री। और ये कब स्टैब्लिश हुई थी, ये 1983 में स्टैब्लिश हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो ये हालांकि अब ये बंद है, इसके बहुत ज्यादा बर्फ से दब जाने की वजह से ये प्रयोगशाला जो है बंद कर दी गई है, ये ऑपरेशन में नहीं है। इसके अलावा हमारे पास 2 प्रयोगशालाएं और भी हैं, है ना, मैं उनके भी नाम आपको बता देता हूँ। ठीक है। कौन सा है, देखो, एक तो आपको याद होगा कि बहुत ज्यादा पेपर में थी मैत्री, और एक थी भारती, है ना। तो ये 2 और है। मैत्री स्टैब्लिश हुई थी 1989 में, आई थिंक आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। और भारती को स्टैब्लिश किया गया है 2013 में। ठीक है। तो 1989 में आपका जो है मैत्री, और जो 2013 में ये आपका भारती, ये दोनों भी जो है आपके अंटार्कटिका में ही
मैत्री भी सदर्न मोस्ट से लगभग 2500 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये जो है आपका तट के पास है, किसी कोस्टल प्लेन के पास है ना। तो ये भारती और मैत्री ये ऑपरेशनल है। दक्षिण गंगोत्री जो है ये क्लोज हो चुकी है प्रयोगशाला। ठीक, तो आज के लिए इतना ही भाई, है ना। तो इसका अच्छा सही जो है आंसर क्या हो गया आपका? सही आंसर हो गया दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका इज इंडिया ईस्टर्न मोस्ट रिसर्च स्टेशन, वेस्टर्न मोस्ट। इसका सही आंसर क्या होगा? ये अंटार्कटिका के रेफरेंस में पूछ रहा है, तो सदर्न मोस्ट आप इसका जो सही आंसर होगा वो सदर्न मोस्ट होगा, क्योंकि दक्षिणतम आपका रिसर्च स्टेशन है ना, उसी के रेफरेंस में ये पूछ ही रहा है। तो सदर्न मोस्ट इसको आप चेक कर लीजिएगा, हालांकि ये सही आंसर सदर्न मोस्ट ही होगा। अब जो है इस तरीके से मेरा आपसे सभी लोगों से ये निवेदन है कि इसी तरीके से हम जो है अपनी सीरीज को, अपने जो जीएस के क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज है, इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और असित को से सवाल हम लोग पूछते हैं कि जब हमारा ये सेशन खत्म हो रहा है तो किस तरीके से हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं असित क्या कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो मैं आपसे यही जो है गुजारिश करूंगा कि इस तरीके से आप जुड़े रहिएगा। अब कोई जो है आपको किसी भी सेशन को मिस करने की जरूरत नहीं। मैंने आपको बताया डेली आज हमने 15 डिस्कस किए हैं, अब हम जो है लगभग 30-35 या जो है जो भी डिस्कस कर पाएंगे डेली, इस तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट जीएस के आते रहेंगे, डिस्कस होते रहेंगे। और आई होप कि आपको बहुत मजा आएगा, बहुत डेप्थ में जाकर के बातचीत होगी। तब तक के लिए, अगले सेशन तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।